हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का भारत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ा था। और कल का जो सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था सेट नंबर 22। और आज बारी है सेट नंबर 23 को पढ़ने की। कल वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में एक सवाल दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का जवाब देना है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि मोटो जीबी भारत में का ये जो संस्करण होगा 2025 में, इस संस्करण का आयोजन भारत में कहाँ पर ये जो संस्करण का आयोजन होगा, मैंने आप लोगों से पूछा था। चार यहाँ पर ऑप्शन दे के रखे थे, यूपी, राजस्थान, मणिपुर और आप लोगों का असम। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना था यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में यह संस्करण 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, देखिए पहला प्रश्न हम लोग को दे के रखा है, हल्ली सक हल्ली सक ये जो मूल रूप से देश का समूह नृत्य है। आप लोगों को ये बताना है ये जो हल्ली सक है ये प्रमुख रूप से किस राज्य का एक नृत्य माना जाता है। देखिए क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ पे बात नहीं गई है, यहाँ पे पूछा है केवल एक नृत्य है, सामूहिक रूप से हर हर एक राज्य में विशिष्ट तौर पर नृत्य किया जाता है। और वही नृत्य आप लोगों से पूछा है। जैसे मध्य प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य तौर पर माछ हम लोगों को देखने को मिलेगा, मटकी देखने को मिलेगा, कुछ प्रमुख हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार एक हल्ली सक मूल रूप से किस राज्य में किया जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। चाहे एक आप लोगों को याद होना चाहिए एक पधर नृत्य के बारे में, पधर नृत्य। वहीं पर आप लोगों से पूछ सकता है एक हूडो नृत्य के बारे में, हूडो नृत्य के बारे में। ये दो प्रमुख नृत्य हैं। एक आप लोगों को याद होना चाहिए सीधी नृत्य के बारे में। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए डांडिया लोक नृत्य ये जो नृत्य के बारे में। वहीं पर यहाँ पर मुख्य रूप से गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। अब और वहीं पर यहाँ पर हल्ली सक, कौन सा दोस्तों, हल्ली सक नृत्य। ये सभी कहाँ पर किए जाएंगे, तो जवाब हो जाएगा ये सभी महाराष्ट्र में किए जाएंगे। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, मैं माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में इनका आयोजन किया जाता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र नहीं होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये यहाँ पर आप सबको याद होना चाहिए आप लोगों का पधर नृत्य, हूडो नृत्य, सीधी नृत्य, डांडिया, गरबा और हल्ली से, ये मुख्य रूप से सभी ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर पड़ेगा। इसी राज्य में ये सब यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है, हम लोगों को दे के रखा है कि प्रसिद्ध गायक जगदीश सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए मुख्य तौर पर जाने जाते हैं। प्रसिद्ध जगदीश सिंह के बारे में पूछा है, आप लोगों से पूछा है कि जगदीश सिंह किस विधा के लिए अपने आप में फेमस है। चार ऑप्शन देके रखा है, गजल, भजन, कर्नाटक संगीत या फिर हिंदुस्तान संगीत। किस विधा के लिए यह अपने आप में जाने जाते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले गजल, ये जो विधा थी गजल गायिका, भारत में किस लेखक के द्वारा प्रारंभ हुई थी, किस संगीतकार के द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर अमीर खुसरो। भारत में हम बात करेंगे कि भारत में अमीर खुसरो के द्वारा, किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा सबसे पहले गजल गायिका यहाँ पर भारत में प्रारंभ की गई, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह मुख्य रूप से जो लेखक हुआ करता था, जो संगीतकार हुआ करता था, वो दिल्ली सल्तनत के समकालीन हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत के कालीन हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत का समयकाल 1206 से लगाकर तो 1526 तक हम लोगों को दिल्ली सल्तनत का समयकाल पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब गजल गायिका के बारे में हम लोगों से पूछा है, आप लोग जान चुके होंगे कि जो मुख्य तौर पर जगदीश सिंह है ये किस गायिका के लिए फेमस है। तो जवाब हो जाएगा ये गजल गायिका के लिए। जगजीत सिंह के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा है। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए रोशन भारती, कौन दोस्तों, रोशन भारती आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर पंकज उदास का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, पंकज उदास। ये भारत के कुछ प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, गजल गायिका के लिए मुख्य तौर पर पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं।
ठीक है। जगजीत सिंह के बारे में याद होना चाहिए, रोशन भारती, पंकज यहाँ पर उदास, और यहाँ पर एक और व्यक्ति जो अब हो जाएगा कुंदन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल, तो कुंदन लाल सहगल के बारे में भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सभी व्यक्ति भारत में गजल गायिका के लिए प्रख्यात है। हम लोगों से केवल जगजीत सिंह के बारे में पूछा था, तो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गजल विधा शैली के लिए अपने आप में दोस्तों ये अपने आप में क्या है, फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या दे के रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर प्रतिनिधि थे, किस शास्त्रीय शैली के लिए ये मुख्य तौर पर जाने जाते हैं। वेदांतम सत्यनारायण के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा है, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, देखिएगा। वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम यहाँ पर सत्य नारायण के बारे में आप लोगों से पूछा है। वहीं पर सवाल यदि ये पूछा जाता कि मुख्य तौर पर लक्ष्मी नारायण, कौन दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा जाता, वहीं पर यहाँ पर अपर्णा सतीशन, कौन दोस्तों, अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन, वहीं पर यहाँ पर मुख्य तौर पर राधा रेड्डी, कौन दोस्तों, राधा रेड्डी, ये सभी कौन से क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा ये सभी कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये कथक क्लासिकल डांस से आप लोगों को पता होगा, ये नॉर्थ इंडिया मुख्य तौर पर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, मुख्य तौर पर उत्तर भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुख्य तौर पर ये यूपी में भी फेमस है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी इसकी विधाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों का उड़ीसा यहाँ पर एक आप लोगों को देख रखा है उड़ीसी क्लासिकल डांस, और आप लोग जानते होंगे कि ये जो आप लोगों का उड़ीसी क्लासिकल डांस है, मुख्य तौर पर दो व्यक्ति इसमें अपने आप में फेमस है। तो जवाब हो जाएगा केलू चरण महापात्र, केलू चरण महापात्र के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर पंकज चरण महापात्र, पंकज चरण महापात्र के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति फेमस है उड़ीसी क्लासिकल डांस के लिए। हम लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछा था वेदांतम सत्यनारायण के बारे में, तो जवाब हो जाएगा ये कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखो हम लोगों को यहाँ पर मुख्य तौर पर देख रखा है कि संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक फेस्टिवल है। और आप लोगों से पूछा है ये कौन से महीने में इसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो चार ऑप्शन देके रखे, मार्च, मई, नवंबर और जून। पहले तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये संगाई फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, संगाई जो त्योहार है, संगाई संगाई उत्सव है, ये किस राज्य में मुख्य तौर पर किया जाता है, तो आप लोगों को वहां पर पहले से देख रखा है कि मुख्य तौर पर मणिपुर में किया जाएगा। कहां पर, मुख्य तौर पर मणिपुर में किया जाएगा। तो मणिपुर के और भी फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि सवाल पूछेगा लाई हरोबा, किसके बारे में पूछेगा, लाई हरोबा, देखिए एक आपका सगाई फेस्टिवल भी यहाँ पर फेमस है, एक आपका लाई हरोबा फेस्टिवल भी यहाँ पर फेमस है, और यहाँ यहीं पर चिराबा सॉरी चिरीबा उत्सव, कौन सा दोस्तों, चिरीबा उत्सव, यह मुख्य रूप से मणिपुर के सभी क्या है दोस्तों अपने आप में फेमस यहाँ पर उत्सव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सगाई आप लोगों को याद होना चाहिए, लाई हरोबा आप लोगों को याद होना चाहिए, और चरीबा, कौन सा दोस्तों, चरीबा यहाँ पर फेमस आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर काग उत्सव, कौन सा दोस्तों, एक काग उत्सव भी आप लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पड़ता है। ये सभी मुख्य तौर पर किस राज्य में किए जाते हैं, मणिपुर में। परंतु हम लोगों से पूछा है ये जो संघाई है, ये जो उत्सव है किस माह में इसका आयोजन किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा ये नवंबर माह में इस फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सवाल का यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। मेरा आप लोगों से यहाँ पे अब प्रश्न है कि आप लोगों को कुछ मेघालय के फेस्टिवल आप लोगों को याद होना चाहिए। मणिपुर मेघालय सब पास में है, तो मेघालय के बारे में कोई भी दो फेस्टिवल के आप लोगों को यहाँ पे नाम मुझे बताने हैं।
कोई भी दो फेस्टिवल, देखिए एक तो आप लोग जानते होंगे कि मेघालय का एक वांगला फेमस है अपने आप में, आप लोगों को याद होगा। वहीं पर एक नोक्रेम के बारे में आप लोग जानते होंगे। और एक कौन सा एक फेमस नृत्य हो जाएगा, देखिए एक तो यहाँ पर एक वांगला फेस्टिवल, आप सब एक वांगला उत्सव आप लोग जानते होंगे। वहीं पर यहाँ पर एक नोक्रेम फेस्टिवल है। और यहाँ पर है दोस्तों बेहदी नलखम। कौन था दोस्तों? बेहदी नलखम। ये तीनों ही फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए मुख्य रूप से ये जो तीनों ही है, ये तीनों ही कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? जो आप हो जाएगा मेघालय में इनका आयोजन किया जाता है। और ये जो वांगला फेस्टिवल है इसे यहाँ पर 100 ड्रम, कौन सा दोस्तों? 100 ड्रम फेस्टिवल के भी नाम से यह अपने आप में जाना जाता है। तो यदि आप लोगों को एग्जामिनर पूछ लेगा कि 100 ड्रम फेस्टिवल के निम्नलिखित में से कौन सा जो फेस्टिवल जाना जाता है, तो जवाब हो जाएगा मुख्य रूप से यहाँ पर वांगला फेस्टिवल अपने आप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है, देखिए अगला प्रश्न देख रखा है, होज ई सुल्तानी एक है। और आप लोगों को ये बताना है कि ये जो होज ई सुल्तानी है, ये होज ई सुल्तानी क्या है? पहला ऑप्शन आप लोगों को दे के रखा है मीनार, बड़ा जलाशय, और एक आप लोगों को महल और एक मस्जिद दे के रखा है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? होज ई सुल्तानी। और ये होज ई सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था या बनाई गई थी? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो होज ई सुल्तानी है, होज यहाँ पर ई सुल्तानी है, ये होज ई सुल्तानी मुख्य तौर पर किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? जवाब हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा यह जो बनाई गई थी। और ये क्या हुआ करता था? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर यह एक बड़ा जलाशय हुआ करता था। इतना आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिए। यदि आप लोग यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ लूंगा, तो यहाँ पर इल्तुतमिश क्या हुआ करता था? मुख्य तौर पर गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। कौन का? गुलाम वंश का शासक हुआ करता। देखिए आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि मुख्य तौर पर गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन यहाँ पर ऐबक मुख्य तौर पर इस वंश का संस्थापक हुआ करता था। परंतु सवाल पूछ लेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? वास्तविक संस्थापक यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? यदि ये सवाल यदि बना लिया जाएगा तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यदि ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो इल्तुतमिश जैसे ही शासक बना और इसके समयकाल को मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश किसने कहा था? भारत में मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश किस भारतीय विद्वान ने कहा था? श्री गणेश किस भारतीय विद्वान ने कहा था? तो जवाब हो जाएगा आर.पी. त्रिपाठी साहब ने ऐसा कहा था। भारत के एक बड़े इतिहासकार हुए दोस्तों जिनका नाम था आर.पी. त्रिपाठी। उन्होंने ये जो भारत में इल्तुतमिश का समय काल था, इसे कहा था कि मुस्लिम सत्ता का अब भारत में क्या हो चुका है? श्री गणेश हो चुका है। और यही भारत में इल्तुतमिश हुआ था जिसने भारत में दल चालीसा बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? दल चालीसा बनाई थी। और दल चालीसा मुख्य तौर पर क्या हुआ करती थी? तो दल चालीसा एक 40 तुर्कों का एक सरदार हुआ। 40 इसमें मुख्य तौर पर तुर्की सरदार जो थे और सरदारों का यह एक संगठन हुआ करता था जो राजा की सुरक्षा का ध्यान रखता था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सवाल पूछा था होज ई सुल्तानी क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह एक बड़ा तालाब, बड़ा जलाशय हम लोगों को दिल्ली सल्तनत में मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या देख रखा है कि चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? और चोलास डायनेसी से आप लोगों से ये प्रश्न पूछा है। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? यानी जो कर वसूला जाता था मुख्य तौर पर वह ये वसूली नगद रूप में ना होकर बल्कि श्रम रूप में की जाती थी। इसे हम लोग क्या किस नाम से इसे आज भी जानते हैं? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिए जो चोल डायनेस्टी हुआ करती थी, यानी भारत के जो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य फैला था, इसमें जो भू राजस्व हुआ करता था, भू
राजस्व हुआ करता था उसे कदमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कदमाई कहा जाता था। पहला तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और आप लोगों से पूछला कि नगद रूप में ना होकर यह श्रम के रूप में आप लोगों को जो यहाँ पर देना पड़ता था, तो याद होना चाहिए जिसे वेटी कहा जाता था। सवाल का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए चोल डायनेस्टी के बारे में पहले आप लोगों को बहुत कुछ समझा चुका हूँ। हु इज द फाउंडर ऑफ चोलास यानी चोल वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो जवाब हो जाएगा विजय वाले चोल वंश का संस्थापक हुआ। चोल वंश का मुख्य शासक एक राजराज प्रथम हुआ करता था। राजराज प्रथम हुआ था जिसने पहली बार इस शासक ने क्या किया था? श्रीलंका पर इसने मुख्य तौर पर आक्रमण किया था, लेकिन पूर्णतः श्रीलंका को नहीं जीता था इसने। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर मुख्य तौर पर यहाँ पर राजेंद्र प्रथम हुआ करता था जिसने पुण्य रूप से, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि पुण्य रूप से इसने श्रीलंका को जीता था। पुण्य रूप से इस शासक के द्वारा श्रीलंका को जीता गया था। और इसी राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है। दक्षिण भारत का सिकंदर आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और सवाल पूछ लेगा कि चोल वंश के किस शासक ने यहाँ पर इंडोनेशिया के शासक शैलेंद्र द्वितीय को हराया था? शैलेंद्र द्वितीय को चोल वंश के किस शासक के द्वारा परास्त किया गया था? यदि ये सवाल बनेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर इंडोनेशिया में एक मुख्य शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था शैलेंद्र द्वितीय। और इस शैलेंद्र द्वितीय को हराने वाला शासक हुआ करता था राजेंद्र प्रथम। यानी यही वो शासक था जिसने शैलेंद्र द्वितीय को, जो मुख्य तौर पर यहाँ पर इंडोनेशिया का शासक था, इसको हराया था। आप लोगों से सवाल पूछा था कि कौन सी धनराशि नगद रूप में न देकर श्रम रूप में ली जाती थी, जिसे चोल डायनास्टी में वेट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेट्टी यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देख रहा है? निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? तो हम लोगों को यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो हमें भापुरु से यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सवाल का मुख्य रूप से राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? आप लोगों से सवाल पूछा है, संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है यानी आर्टिकल 312 के अंतर्गत, यहाँ पर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, 292 के अंतर्गत या 307 के अंतर्गत? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिए भारत में यदि हम लोगों को यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं बनाना है तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 312 आर्टिकल के अंतर्गत यह मुख्य तौर पर होगा। यानी इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखिए 308 आर्टिकल ये 301 आर्टिकल में क्या देकर रखा है? तो जवाब होगा कि मुख्य तौर पर व्यापार और यहाँ पर मुख्य तौर पर व्यापार के साथ वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में यह आर्टिकल आप लोगों को बताता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर 292 आर्टिकल के बारे में याद होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उदार धनराशि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और आर्टिकल 307 में क्या देकर रखा है? मुख्य तौर पर यह भी बात करता है कि भारत में व्यापार के साथ वाणिज्य में सेवाएं व स्वतंत्रता। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 312 यहाँ नहीं, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए यानी अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देकर रखा है? देखिए केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? आप लोगों से सवाल पूछा है कौन सा आयोग बनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा और किसके लिए?
मुख्य तौर पर केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? मंडल आयोग, कोठारी आयोग। देखिए कोठारी आयोग आप लोगों को याद होना चाहिए। मुख्य तौर पर यदि पूछा जाएगा कोठारी आयोग के बारे में, तो कोठारी आयोग का संबंध किससे होगा? तो जवाब हो जाएगा यह शिक्षा सुधार से होगा। शिक्षा सुधार से यह आयोग मुख्य तौर पर रहेगा। नानावटी आयोग आप लोगों को देख रखा है, नानावटी आयोग। और ये जो नानावटी आयोग आप लोग जानते हैं कि यह किस लिए फेमस है? तो जवाब हो जाएगा ये गोधरा कांड जो हुआ था 2002 में गुजरात में, गोधरा कांड इससे रिलेटेड ये मुख्य तौर पर पड़ता है। और भारत में सहकारी सहकारिता आयोग पड़ेगा, और इसी सहकारी यहाँ पर आयोग है केंद्र व राज्य के बीच में संबंध, केंद्र व राज्य के बीच में हम लोगों को ये संबंध मुख्य तौर पर बताता है। आप लोगों को याद होना चाहिए दो और भी समितियों के बारे में। पहला तो आप लोगों को याद होना चाहिए स्वामीनाथन समिति, एक समिति आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर, स्वामीनाथन समिति। और स्वामी जो नाथन समिति थी, इस स्वामीनाथन समिति का संबंध हुआ किससे करता था? तो जवाब हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। किससे होगा? जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मुख्य तौर पर ये हम लोग को जानकारी इसके द्वारा दी गई थी। तो ये मुख्य तौर पर तीन आयोग और एक समिति के बारे में आप लोगों को याद है। अब मेरा आप सबसे यहाँ पर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा एक रंग राजन समिति बनाई गई थी, रंग राजन, इस रंग राजन समिति का संबंध किससे है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब यहाँ पर देना है। आप लोगों से पूछा था केंद्र राज्य बीच के संबंध, तो केंद्र और राज्य के बीच में सहकारी आयोग संबंध बताता है, यानी सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो यहाँ पर अगला प्रश्न देके रखा है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में जो एक उम्मीदवार द्वारा अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का प्राप्त नहीं हुआ। यानी लोकसभा चुनाव होंगे और इन्हीं लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति को टोटल वोट का कितने प्रतिशत यदि कितने बटे प्राप्त नहीं होगा तो वो अपने कुल वेद का जो धनराशि, जो अपनी जमानत राशि है, वो अपनी जमानत राशि मुख्य तौर पर खो देगा। देखिए लोकसभा के बारे में बात किया गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 79 में क्या है? तो जवाब हो जाएगा भारत में संसद है। यहाँ पर जो आर्टिकल जो क्रमांक 80 में क्या है? तो जवाब हो जाएगा राज्यसभा के बारे में आप लोगों को जानकारी बताता है। यानी यहाँ पर आर्टिकल जो क्रमांक 81 में मुख्य तौर पर लोकसभा के बारे में बताता है। यदि अब आप लोगों से सवाल पूछेगा, कुछ प्रमुख आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 82, यहाँ पर आर्टिकल 83 और आर्टिकल 84। चलिए इन तीनों आर्टिकल में मुख्य रूप से क्या हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पर 81 में तो हम लोगों को लोकसभा देखने को मिलती है, और यानी यहाँ पर आर्टिकल 82 में पुनः समायोजन देखने को मिलता है, संसद में पुनः पुनः समायोजन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोगों को प्रश्न है कि यहाँ पर मुख्य तौर पर आर्टिकल 83 में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा संसद की अवधि के बारे में हम लोगों को यह आर्टिकल बताता है, संसद की अवधि के बारे में हम लोगों को यह आर्टिकल बताता है। और यहाँ पर आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की प्रमुख शर्तें, जो सदस्य बनेंगे सदस्यों की प्रमुख शर्तें यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक आर्टिकल क्रमांक 85 में क्या देख रखा है? तो संसद का 17वां जो संसद है, संसद का यहाँ पर 17वां और संसद का विघटन की यहाँ पर बात यह करता है। इतना आप लोगों को ये आर्टिकल याद होना चाहिए। आप लोगों से पूछा है जमानत राशि, यदि वह अपने टोटल वोट का, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव में खड़ा हुआ है, जितने भी टोटल वोट पड़े, वो टोटल वोट का यदि 1/6 उसके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाएंगे तो उसकी जमानत राशि यहाँ पे जब्त हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1/6। आप लोगों को यहाँ पर इतना याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देख रखा है? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के किस प्राप्तकर्ता को दिया गया था? 2016 में मुख्य तौर पर एक देवदासी पुरस्कार मिला, और यह देवदासी पुरस्कार किसे दिया गया था? आप लोगों से सवाल पूछा है। गीता कपूर, आर मुथुक कंपक, प्रेरणा देशपांडे, डॉक्टर सोहनी राय, किसे दिया गया है 2016 में?
यहाँ पर राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2016 में यह मुख्य रूप से पुरस्कार प्रेरणा देशपांडे, किसको दिया गया, प्रेरणा देशपांडे को दिया गया। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देकर रखा है, 2013 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नर्तकी का आप लोगों को नाम बताना है, जिसे 2003 में सबसे कम एज में क्या दिया गया था, पद्म विभूषण। तो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण आप लोगों से पूछा है, सबसे कम उम्र में पूछा है, कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण आप लोगों से पूछा है, पद्म विभूषण आप लोगों से सवाल पूछा है। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या होना चाहिए जवाब, सोनल मानसिंह यहाँ पर बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए। यानी ऑप्शन में हम लोगों को सोनल मानसिंह यहाँ पर दे के रखा है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि सोनल मानसिंह किस क्लासिकल डांस के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है, सोनल मानसिंह किस क्लासिकल डांस के लिए अपने आप में फेमस है, आप लोगों को सवाल बताना है, जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब होना चाहिए कि यह मुख्य तौर पर भरतनाट्यम के लिए अपने आप में क्या है सर, फेमस है। यानी इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अब भरतनाट्यम से संबंधित एक और जो नृत्यांगना आप लोगों को, रुक्मणी देवी, कौन दोस्तों, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी के बारे में क्या याद रखोगे, तो जवाब होगा कि सर यह पहली नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर एक वैजयंती माला, कौन दोस्तों, वैजयंती माला, वैजयंती माला के बारे में सवाल पूछेगा, या भले रुक्मणी देवी या सोनल मानसिंह, ये तीनों ही कौन से नृत्य संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम से अपने आप में तीनों ही फेमस है। अब वैजयंती माला कौन है दोस्तों, जवाब हो जाएगा कि हिंदी फिल्मों में काम करने वाली पहली ये नृत्यांगना है, हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम ये करने वाली पहली नृत्यांगना है, पहली नृत्यांगना है। आप लोगों को इतना याद होना चाहिएगा इस सवाल में, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा था सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला, तो ये मिला था सोनल मानसिंह को। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है, अगला प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है, निम्नलिखित में किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बेहद सरल प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। राइट आंसर भूपेन हजारिका, सवाल का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को देख रखा है कि भारत रत्न जो पुरस्कार सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखिए भारत रत्न की बात हुई है, और भारत रत्न सर्वप्रथम किस विदेशी को दिया गया था, यदि आप लोगों को सवाल पूछा है तो याद होना चाहिए 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान साहब। सवाल का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वहीं पर दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो जवाब हो जाएगा साहब नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन, ये ये मंडेला दूसरे व्यक्ति थे। और सर इनको कब दिया गया था, जवाब हो जाएगा 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को क्या दे के रखा है, आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि 2017 में दीपिका रेड्डी जो नृत्य क्षेत्र से उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 में दिया गया था। क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, कि एक दीपिका रेड्डी हैं, और दीपिका जो रेड्डी हैं, दीपिका रेड्डी को मुख्य तौर पर संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था, तो यहाँ पर उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इन्हें कुचिपुड़ी के योगदान के लिए इन्हें क्या दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देख रहा है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार
2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? हम लोग पहले भी सवाल पर चर्चा कर चुके हैं कि 2022 में राष्ट्रीय जो नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है, और जो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर अपर्णा सतीशन। कौन होगा दोस्तों? अपर्णा सतीशन। और अपर्णा सतीशन कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है, और उसी क्लासिकल डांस से यहाँ पर मुख्य तौर पर लक्ष्मी नारायण साहब का नाम अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। और ये दोनों कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो जवाब हो जाएगा यह कुचिपुड़ी। कौन से नृत्य? कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से अपने आप में जुड़े हुए हैं। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अपर्णा सतीशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? 2022 के पैरा ओलंपिक्स हम लोगों से पूछे हैं। देखिएगा 2018 के पैरा ओलंपिक्स किसके द्वारा मेजबानी की गई थी? पैरा जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए थे तो 2018 में ये जो मेजबानी थी किस देश के द्वारा की गई थी? जो पैरा ओलंपिक ये हुए थे, तो जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। दक्षिण कोरिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। आप लोगों को याद होना चाहिए 2022 में किसके द्वारा पैरा ओलंपिक की मेजबानी की गई थी? पैरा ओलंपिक की मेजबानी की गई थी, तो जवाब हो जाएगा चीन के द्वारा। और वहीं पर 2026 में किसके द्वारा पैरा ओलंपिक गेम्स की ओलंपिक जो गेम्स होंगे इनकी मेजबानी की जाएगी? तो जवाब हो जाएगा कि सर यहाँ पर एक मुख्य तौर पर एक इटली देश के द्वारा यहाँ पर मेजबानी की जाएगी। तो पैरा ओलंपिक गेम्स आप लोगों से पूछा था, और 2022 के, तो जवाब हो जाएगा चीन के द्वारा इनकी मेजबानी की गई थी। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को देख रखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? रजत पदक भारत के द्वारा कितने जीते गए थे? आप लोगों को याद होना चाहिए। कितने रजत पदक भारत ने प्राप्त किए थे? पहले तो याद होना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसी टोक्यो ओलंपिक में, इसी टोक्यो ये जो मुख्य तौर पर ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल प्राप्त किए थे? तो जवाब हो जाएगा भारत ने मुख्य तौर पर यहाँ पर 7 मेडल प्राप्त किए थे। उस 7 में से एक गोल्ड हुआ करता था, एक गोल्ड यहाँ पर हुआ करता था, और वहीं पर 2 यहाँ पर रजत पदक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? रजत पदक यहाँ पर हुआ करते थे। अब ये 2 रजत पदक किसने बाद प्राप्त किए थे? मीराबाई चानू मैम ने और रवि कुमार दहिया। कौन थे दोस्तों? रवि कुमार दहिया। और रवि कुमार दहिया इन दोनों ने क्या किए थे? यहाँ पर रजत पदक प्राप्त किए थे। यदि इतना आप लोगों से पूछ लेगा तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मीराबाई चानू ने 49 केजी वेट में प्राप्त किया था सिल्वर मेडल, 49 केजी वेट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और रवि कुमार दहिया ने 57 केजी वेट में सिल्वर मेडल अपने नाम यहाँ पर किया था। इतना याद होना चाहिए। और मुख्य तौर पर जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुआ था, यहाँ पर भारत ने 4 कांस्य मेडल भी प्राप्त किए थे। 4 कांस्य मेडल, 4 कांस्य जो पदक भी प्राप्त किए थे। एक भारत ने क्या प्राप्त किया था? गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और किसके द्वारा भाला फेंका गया था? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा, नीरज चोपड़ा सर ने भाला फेंका था। और कितने मीटर भाला फेंका था आप लोगों को याद होना चाहिए? 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल यहाँ पर दिलाया था। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2 रजत पदक यहाँ पर प्राप्त किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या देकर रखा है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी का टाइटल है, यानी गाजी की उपाधि बाबर के द्वारा प्राप्त की गई थी? आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिए आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि बाबर भारत में इंटर कर रहा है
बाबर ही भारत में मुगल डायनेस्टी का मुख्य तौर पर संस्थापक माना गया। बाबर ने भारत में इंटर कहाँ पर किया, इंटर कहाँ से किया, जवाब हो जाएगा ये मुख्य तौर पर ये पंजाब के रास्ते से किया। और बाबर ने भारत में 1500 यहाँ पर 19 में एक भैरवगढ़ का किला, कौन सा किला, भैरवगढ़ का जो किला था, इसी किले को बाबर ने सबसे पहले तोपों के माध्यम से जीता था, तोपों के माध्यम से जीता था, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद बाबर ने क्या किया था, 1526 में एक बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और ये बैटल ऑफ पानीपत में कौन दो व्यक्ति सामने आए थे, तो जवाब हो जाएगा एक तो बाबर आया था और एक तरफ कौन हुआ करता था, तो जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कौन हुआ करता था, इब्राहिम लोदी हुआ करता था। आप लोग जानते हैं कि बाबर यहाँ पर क्या हुआ था, जीता था, और इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, यहाँ पर हार गया था। तो बाबर के द्वारा भारत में पहला कौन सा युद्ध किया गया था, जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ पानीपत। और बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, एक तो बाबर हुआ करता था और वहीं पर विपक्ष में कौन हुआ करता था, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हुआ करता था। अब इसके बाद कौन सा युद्ध देखने को मिला, तो जवाब हो जाएगा 1527 में हम लोगों को यहाँ पर एक बैटल ऑफ खानवा, कौन सा युद्ध देखने को मिला, बैटल ऑफ खानवा युद्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से अकबर के द्वारा दूसरा युद्ध भारत में किया गया। अब यहाँ पर कौन हुआ करता था, तो जवाब हो जाएगा एक तरफ तो हुआ करता था मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी, और मुख्य तौर पर एक शासक हुआ करता था मेदिनी राय, कौन हुआ करता था, मेदिनी राय हुआ करता था। और एक तरफ लड़ा बाबर, और यहाँ पर बाबर फिर जीता, और बाबर ने किसको पराजित किया था, इन दोनों को संयुक्त रूप से बाबर ने पराजित किया था। और यही बैटल ऑफ खानवा का वो युद्ध रहा मुख्य तौर पर भारत में, कि जिसने बाबर ने क्या किया था, कि बाबर ने यहाँ पर पहली बार जिहाद का नारा दिया, कौन सा नारा दिया, जिहाद का नारा। तो जिहाद का नारा ये भी यदि आप लोगों से पूछ लेगा, ये भी बाबर ने इसी बैटल ऑफ खानवा में दिया। और बाबर ने जो गाजी का टाइटल उपाधि दिया था, गाजी की यहाँ पर उपाधि धारण की थी, बाबर ने इसी युद्ध में किया था। ये दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर बाबर ने 1528 मुख्य तौर पर एक बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, कहां पर हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी। और इसी बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर ये 1528 में हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बाबर और एक तरफ हुआ करता था राजपूत शासक मेदिनी राय, मेदिनी राय हुआ करता था। बाबर फिर जीता और मेदिनी राय यहाँ पर क्या हो चुका था, हार चुका था। और यहीं पर क्या हुआ था, बाबर ने भारत में पहली बार जौहर देखा था, बाबर ने भारत में पहली बार, बाबर ने पहली बार भारत, बाबर ने पहली बार भारत में जौहर देखा था, जौहर देखा। और यहीं पर 800 राजपूताना स्त्रियों ने अपना क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। यानी जौहर 800 राजपूताना स्त्रियों के द्वारा इसी बैटल ऑफ चंदेरी में यहाँ पर मुख्य तौर पर किया गया था। बाबर का एक और युद्ध आप लोगों को याद होना चाहिए, 1529 में इसी बाबर के द्वारा एक बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया, बैटल ऑफ घाघरा, यानी घाघरा का युद्ध, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये जो युद्ध हुआ करता था, एक तरफ तो बाबर हुआ करता था, आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, बाबर हुआ करता था, और बाबर के विरुद्ध में कौन हुआ करता था, शेर शाह सूरी। इस शेर शाह सूरी मुख्य तौर पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, शेर शाह यहाँ पर सूरी हुआ करता था। बाबर पुनः जीता यहाँ पर, और बीमार पड़ने कारण, पीड़ा के कारण जो घायल हुआ था इस युद्ध में मुख्य तौर पर बाबर, जिसके कारण बाबर 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो 1530 में बाबर की मुख्य तौर पर क्या हो गई, डेथ हो गया। हम लोगों से पूछा था गाइजर ये गाजी की उपाधि, तो जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ खानवा, यानी इसी खानवा के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ आप लोगों को बाबर के बारे में याद होना चाहिए। देखिए ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और एक सवाल हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में सबसे पहले सती प्रथा को दंडनीय अपराध भारत में घोषित किया गया था। दोस्तों आज की क्लास में को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।